गुड इवनिंग। इलस्ट्रेशन पेज नंबर सोल्व तो नहीं करूँगा मैं, बस बता दूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको पूरा प्रॉब्लम है क्या? पूरा का पूरा प्रॉब्लम है क्या? इलस्ट्रेशन 9 ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है। कैपिटल ड्राइंग, फर्नीचर फिटिंग, मोटर वैन लोन्स, इंटरेस्ट पेड एंड अबव। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आउटस्टैंडिंग है। ओ मागो, देखो जितना भी डायरेक्ट आइटम है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आइटम कौन सा है देख लो। इलस्ट्रेशन 9 फर्नीचर फिटिंग डायरेक्ट आइटम है क्या? हाँ, एसेट है, नहीं आएगा। कैपिटल नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये सारा बैलेंस शीट वाला आइटम है। मोटर वैन बैलेंस शीट में जाएगा। लोन, ड्राइंग्स क्या है, ये कैपिटल के साथ लेस हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन अबव, हाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया ना। इंटरेस्ट इनडायरेक्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग में तो मेरा मदद नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। कहाँ पे चला जाएगा? ठीक है। अब क्या है? परचेस, परचेस डायरेक्ट आइटम है, डायरेक्ट है ना, ट्रेडिंग में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में आएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, पहले इसका मीनिंग समझ लो। जैसे कोई अगर, छोड़ो इस्टेब्लिशमेंट वर्ड को छोड़ दो, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। अगर कुछ बनाने के लिए, ठीक है, कोई सेट करने के लिए आपको खर्चा लग रहा है, तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? ठीक है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ सेट करना। इस्टेब्लिश वर्ड नहीं सुना क्या? इस्टेब्लिश करना, हाँ बस इस्टेब्लिशमेंट बोल रहा है उसी को। वेजेस डायरेक्ट, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट, डेटर्स एसेट बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस साइड है, डेबिट है या क्रेडिट? इंटरेस्ट लास्ट में जो इंटरेस्ट लिखा हो डेबिट है या क्रेडिट, वो देखो। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है। हो गया? अब सकोगे? फिर देखो नीचे में जितना भी पॉइंट दिया हुआ ना एडजस्टमेंट, इसका हर जगह हर बार दो ट्रीटमेंट होगा। तो या तो ये डायरेक्ट है या तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में एक इफेक्ट होगा, दूसरा बैलेंस शीट में। इनडायरेक्ट है तो एक प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट होगा और एक जाके बैलेंस शीट में, दो इफेक्ट होगा। यानी कि ये ट्रायल बैलेंस में आया नहीं अभी तक। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ नहीं आता उसका दो ट्रीटमेंट होता है ना। दो ट्रीटमेंट क्यों होता है? क्योंकि जनरल एंट्री हमेशा दो होता है ना, डेबिट क्रेडिट। हाँ, नॉर्मली वही होगा, ठीक है। 99.99% मिलेगा ही नहीं आपको, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि या तो वो डायरेक्ट आइटम होगा या तो इनडायरेक्ट आइटम होगा ना बाबू। या तो डायरेक्ट आइटम होगा या तो इनडायरेक्ट आइटम होगा, बीच वाला आइटम तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ सकते हैं? अब कर पाओगे? ये सोल्व क्यों कर रहे हो आप? सोल्व क्यों कर रहे हो? आपका बस ट्रीटमेंट देखना है, ट्रीटमेंट देखना है, हाँ ट्रीटमेंट देखना है। हम लोग कहाँ पे थे? पेज नंबर बताओ ना प्लीज़। हाँ, 165, जिसमें अपन लोग का क्या हो गया था? कौनसाइनी का बुक कंप्लीट था ना। कॉन्साइनमेंट अकाउंट ना, क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है क्या?
हाँ तो नहीं आएगा। मैसेज कितना बजे किया आप लोग को? 2 बजे आया था मैसेज। देखो ज़्यादा क्लासेस नहीं है मे बी, ठीक है, और मैक्सिमम 3 या 4 क्लास ही होगा, ठीक है, तो कर लो उतना दिन तक। देखो कॉन्साइनमेंट में अपना कॉन्साइन ही मतलब आप लोग के लिए एंट्री मैंने मार दिया था। अब आज एंट्री है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए जो भी एंट्री होगा, ठीक है, जो एंट्री मुझे लगेगा कि बोर्ड में लिखना चाहिए वो मैं लिख दूंगा, और जो एंट्री मुंह से हो जाएगा वो मुंह में ही कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मेरा बुक है ना, मेरा बुक है ना, स्टॉक मेरे पास रहेगा या आपके पास रहेगा? हाँ, मेरे पास क्यों रहेगा, आप लोगों के पास रहेगा। किसके पास रहेगा गुड्स? आपके पास रहेगा। आपके पास जो गुड्स रहेगा, मुझे, क्या मैं उसका पहले से ही हिसाब किताब किया होगा, क्या होगा? आप बताओ ओपनिंग स्टॉक किसका रहेगा? मेरे पास गुड्स था, मैंने आपको सेंड कर दिया, मैं आपको सेंड किया, मैं आप लोग का प्रिंसिपल हूँ, आप लोग मेरा एजेंट हो ना, मैंने आपको गुड्स सेंड किया। मुझे आपका एक ओपनिंग स्टॉक से मतलब होगा या मेरा ओपनिंग स्टॉक से? मेरा खुद का ओपनिंग स्टॉक से। तो मैं आपको क्यों देखूंगा, आप तो अकाउंट सेल भेजोगे, मैं जो आपको गुड्स भेजा हूँ या तो एंट्री मारा हुआ है ना आपके पास, उसी गुड्स का तो हिसाब दोगे। तो आपके पास कोई स्टॉक हो नहीं हो मुझे मतलब नहीं उससे, मैं अपना देखूंगा। तो जब मेरा वाला एंट्री होगा, मेरा वाला क्या होगा, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ठीक है, एंट्री ठीक है, डाउट ही नहीं हो रहा क्या एंट्री में? स्टॉक कभी भी क्रेडिट होगा क्या? हा 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 हा। स्टॉक एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेबिट आना चाहिए या क्रेडिट? किसको दिया मैंने, दिया क्या आपको? मैं बोल रहा हूँ मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो बाबू, मैंने आपको दिया ही नहीं अभी तक। ला 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 ला। बताओ बताओ, एंट्री को तोड़ोगे तभी जाके स्ट्रॉन्ग बनोगे। जो एंट्री दिया है वो डिट्टो मार के चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, भले आधा घंटा लग जाए इसमें, कोई इशू नहीं है, भविष्य उजाला रहेगा आप लोग का, तथास्तु। एक बात बताओ बाबू लोग, ठीक है चलो, मैं मान लिया कि स्टॉक डेबिट होता है हमेशा, लेकिन वो आप स्टॉक दिखा कहाँ पे रहे हो? स्टॉक दिखा कहाँ पे रहे हो? कॉन्साइनमेंट अकाउंट में दिखा रहे हो। अब एक बात बताओ, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा था, ये जनरल एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट होगा, होगा। तो आपने स्टॉक कहाँ ट्रांसफ़र किया, ट्रेडिंग में। तो ये भी तो अपना स्टॉक कॉन्साइनमेंट में दिखा रहा है। तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये कोई एंट्री नहीं है, ये ट्रांसफ़र एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, ये खुद जनरेट नहीं हुआ ये एंट्री, इसीलिए स्टॉक को हम लोग क्रेडिट करके क्या कर रहे हैं, कॉन्साइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्साइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं तो यानी कि कॉन्साइनर का अकाउंट बुक्स में कौन सा बुक बन रहा होगा, एक कॉन्साइनमेंट, ये अकाउंट रहेगा, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट की तरह रहेगा, रहेगा कि नहीं? मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ, उसकी तरह रहेगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट एक मेरे पास, मतलब मेरे पास, आपके पास नहीं। अब मैं आपको गुड्स सेंड करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, गुड्स सेंड करूँगा, मेरे हाथ से इससे एसेट जाएगा, तो उसका एंट्री क्या है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स
सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो गुड्स रिटर्न कर देता है मेरे को, आप लोग मेरे को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ठीक इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। क्या होगा? गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। थोड़ा सा भी डाउट हुआ था मेरे को पूछ लेना, लटक मत जाना। ठीक है, एक्सपेंसेस, कॉन्साइनमेंट में आपने एक्सपेंसेस पेमेंट किया, हाँ आपने किया है। कॉन्साइनमेंट बढ़ते जाएगा, देखते रहना, कॉन्साइनमेंट बढ़ते जाएगा। कॉन्साइनमेंट का वैल्यू अभी तक क्या था? ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया था, फिर आपने गुड्स सेंड किया, उसको भी ऐड कर दिया। तीसरा नंबर क्या किया? रिवर्स एंट्री था, तो उसमें कॉन्साइनमेंट का वैल्यू कम गया। नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस आपने बियर किया कुछ, ठीक है, फिर कॉन्साइनमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। आपको किसी को नहीं बढ़ाना है, कॉन्साइनमेंट को बढ़ाते रहना है। कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, अब बताओ, कुछ पैसा आपने मेरे को दिया गुड्स पहुंचने के बाद, क्या दिया? पैसा दिया ना, तो क्या करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा मेरे को मिला है ना, अब मेरा एसेट थे, अब कम हो गए ना, तो मैं कॉन्साइनी को कम कर दूंगा। ठीक है, कॉन्साइनमेंट को कम नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग को कम कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बिल डिस्काउंट करते हो, बिल डिस्काउंट करते हो, क्या करोगे? बिल डिस्काउंट का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, बैंक में जाके तोड़ दिया आपने, ठीक है, टाइम से पहले, तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन जहाँ पे आप लोग बिल तोड़ोगे, वो भी तो कुछ चार्जेस लेगा ना, डिस्काउंट वगैरह, तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट ऑन बिल। नेक्स्ट क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल, डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया आपने, तोड़ दिया ना पैसा को। नेक्स्ट, अब जो डिस्काउंट ऑन बिल है वो नॉमिनल आइटम है, नॉमिनल आइटम है। नॉमिनल आइटम कभी भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, कॉन्साइनमेंट के साथ क्लोज कर दो। ये आपके लिए नुकसान है या फायदा है? नुकसान है या फायदा है? तो मतलब कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन बिल। ठीक है, डेबिटेड, इसको डेबिटेड बोलते हैं, हाँ यही वाला वर्ड था, डेबिटेड। नेक्स्ट, आप लोग ने खर्चा उठाया, मैं आप लोग ने खर्चा उठाया, तो आप मेरे लिए एसेट हो या लाइबिलिटी हो? अगर शुरुआत से देखो तो आप लोग मेरे लिए लाइबिलिटी हो, एसेट हो, मैं आप लोग के लिए लाइबिलिटी हूँ। अरे खर्चा का बात नहीं कर रहा, शुरुआत का बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग का। आप लोग मेरे लिए एसेट हो, ठीक है, पैसा आप ही ने पेमेंट किया, तो मैं अब एसेट कम था है तो डेबिट जाएगा या क्रेडिट? तो कॉन्साइनी को मैंने क्रेडिट कर दिया, और जो खर्चा वो पेमेंट किया वो कॉन्साइनमेंट में डाल दिया। ठीक है, कॉन्साइनी रिपोर्टिंग सेल, आपने सेल बताया, तो कुछ नहीं करना है, मेरा एसेट बढ़ेगा, आप मेरे लिए एसेट हो, आप ही ने बोला सेल हो गया, तो मैं आपको बढ़ा दूंगा। कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू, किस में मेरा सेल जनरेट हुआ? कॉन्साइनमेंट में ना, कॉन्साइनमेंट को क्रेडिट करते हैं। देखो तब से कॉन्साइनमेंट डेबिट 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 हो रहा था, वो ऐड करते जा रहा था ना जब तक सेल नहीं हो रहा था। जैसे ही सेल हो गया, कॉन्साइनमेंट का वैल्यू कम गया, उसमें से निकल गया ना सामान, उसको क्रेडिट कर दिया, कॉन्साइनी को डेबिट कर दिया। सारा कॉन्साइनमेंट का बोझ किसके ऊपर चला गया? आप लोग के ऊपर। ठीक है, पैसा चाहिए क्या? कमीशन, जैसे वो कमीशन खुद काट रहा था, मेरे को क्रेडिट डेबिट कर दे रहा था, वैसा ही आप लोग उल्टा करोगे। मतलब मैं उल्टा करूँगा कि आप लोग को क्रेडिट कर दूंगा और कमीशन को डेबिट कर दूंगा। तो कमीशन तो मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉन्साइनमेंट। ठीक है, देखो कमीशन के लिए भी मैं, हर चीज़ के लिए मैं कॉन्साइनमेंट वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए सारा चीज़ कॉन्साइनमेंट में, एक्सपेंसेस भी कॉन्साइनमेंट में ही जा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट,
और गुड्स जो रास्ते पे है, रास्ते पे, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क कर लो इसको, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स रास्ते पे है, कहाँ पे है, मतलब आपके पास भी नहीं पहुंचा, मेरे हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया, आपके पास नहीं पहुंचा, तो मैं क्या सारा जिम्मा आपके सर पे थोप सकता हूँ? नहीं थोप सकता हूँ ना, थोप सकता हूँ क्या? नहीं थोप सकता। गुड्स तो रास्ते पे है, तो मैं क्या करूँगा, गुड्स इन ट्रांजिट उसको डेबिट रखूँगा, कॉन्साइनमेंट को कमा दूंगा, मैं कॉन्साइनमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक जितना भी एंट्री देखा हम लोग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट वाला है। ठीक है, और कोई भी एंट्री ऐसा जिसमें आप लोग को डाउट हो थोड़ा भी, जो डिस्काउंट वाला है अगर उसमें डाउट है तो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते, छोड़ छाड़ के गली, इसमें से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मेरे को, इतना सारा जनरलिटी में से को एक जनरलिटी उठा के पूछेगा उन लोग, वो तंग करने के लिए पूछा तो पूछा, लेकिन पूछ देता, हाँ पूछ भी देता है, तो कोई चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट लगता है वही चीज़ क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अगर सामान का दाम 10 रुपये है और उसमें मैंने 2 रुपये प्रॉफिट, मैंने आपको बोला कि 12 रुपीज़ का सामान है, कितना का, जो मैंने इनवॉइस बनाया ना 12 रुपीज़ में है। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में सामान कितना का था, 10 का, 2 रुपये मेरे लिए प्रॉफिट है क्या? मैंने आपको भेजा तो मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो गया क्या? हुआ? नहीं हुआ ना। अब ये 2 रुपया को मेरे को कम करना होगा, आपका बुक्स में या मेरा बुक्स में? किसका बुक में? आप लोग का बुक में क्यों नहीं होगा? हैं? हाँ, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि सामान का एक्चुअल कीमत क्या है, मैंने बोल दिया 12 तो 12, मेरा बुक में कमेगा। ठीक है, जितना भी जनरल डी मारा लगभग सिमिलर रहेगा, बस अपने को क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपको मैंने गुड्स भेजा ना, जहाँ पे भी गुड्स, जैसे कि देखो पहला गुड्स कहाँ भेजा है, पहला तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था। ठीक है, 10 रुपये का स्टॉक था, मैंने 12 रुपये दिखाया था ना, लेकिन वो स्टॉक है कितना का, 10 का है ना, तो मुझे कम करना पड़ेगा, पहला जगह मिल गया आपको। दूसरा जगह, मैं आपको गुड्स सेंड कर रहा हूँ, जब गुड्स सेंड करूंगा तो मैं 12 रुपया करके सेंड करूंगा क्या? हाँ, अरे 12 बोलो ना, 12 रुपीज़ सेंड करूंगा क्या गुड्स? नहीं करूंगा। हाँ, बोलो 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 बोलो। मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक से हटा दिया, क्या हटाया है? हटा दिया ना। नेक्स्ट मैंने आपको गुड्स भेजा, 10 रुपीज़ में भेजा या 12 में? 12 में भेजा ना। ठीक है, उसमें से कमाना होगा। हम्म, क्यों नहीं कमेगा? हाँ हाँ, कहाँ घटाया? मैंने तो ओपनिंग स्टॉक में घटाया, जब मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखाया तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्साइनमेंट स्टॉक यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक सिंपल भाषा रखने के लिए। ठीक है, वो गुड्स मेरे पास ही है ना, उसमें 2 रुपया प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्या?
तो मैंने 12 रुपये से 2 रुपये से कॉन्साइनमेंट को बढ़ाया है क्या? कॉन्साइनमेंट का वैल्यू बढ़ा देना, मेरे को कमाना होगा। जब मैं कमाऊंगा तो कॉन्साइनमेंट को मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट? चलो छोड़ो उसको। फायदा जो होता, 2 रुपये मेरा फायदा था ना, लेकिन फायदा हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। फायदा क्रेडिट में जाता है या डेबिट में? क्रेडिट में। अब मेरे को कमाना है वो फायदा को, 2 रुपये को लेस करना है, तो मैं क्रेडिट करूंगा या डेबिट? हाँ, डेबिट श्योर। तो वही एंट्री है, कॉन्साइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सेकेंड वाला एंट्री है, कॉन्साइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब मैं कॉन्साइनमेंट का वैल्यू कमा दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट? मैंने पहला एंट्री नहीं मारा, मैंने दूसरा एंट्री मारा, मैं बस इंपॉर्टेंट एंट्री मार रहा हूँ। पहला एंट्री तो डिट्टो सेम है जो आप लोग ने थोड़ा देर पहले देखा था। अब मैं वही मारूंगा जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ हो, ठीक है। बाकी एंट्री सिमिलर ही रहेगा, यहाँ पे भले आप लोग को कम दिख रहा हो लेकिन एंट्री सिमिलर रहेगा। हाँ, अब मज़ा आएगा। अपने ओपनिंग स्टॉक से जब उसका वेट, इसको वेट कमाना बोलते हैं, हाँ क्या बोलता है? वेट कमा। जब भी आपको बोलेगा वेट कमाओ, इसका मतलब है कि उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, स्टॉक रिजर्व, रिजर्व बोल के नाम खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपना खुला ना कॉन्साइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, उसी तरीके से वेट कमाओ बोलेगा ना, जैसे ही वेट कमाओ बोलेगा रिजर्व अकाउंट खुल जाएगा। मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक से कमाया है अभी तक, फिर मैंने आपको गुड्स सेंड किया 12 रुपीज़ में। कितना में? 12। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट होगा। अरे भाई कॉन्साइनमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, गुड्स मेरे हाथ से निकल गया तो क्रेडिट होगा ना, नहीं होगा क्या? ठीक है, कोई डाउट? जो गुड्स आपके पास है उसमें 2 रुपये एक्सेस है, 2 रुपया एक्सेस है। कैंसिलेशन वाला एंट्री नहीं मार रहा हूँ मैं, कैंसिलेशन वाला ठीक रिवर्स एंट्री। जैसे कॉन्साइनमेंट का वैल्यू बढ़ गया था जब मैं गुड्स सेंड किया, कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दे तो डिट्टो वही होगा, बस रिवर्स हो जाएगा एंट्री, ठीक है। जो गुड्स मैंने आपको सेंड किया बाबू सोना, ध्यान से सुनना, मस्त है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा ध्यान से सुनोगे तो। वो गुड्स का कीमत 10 रुपया या 12 रुपया, 10 रुपया ना, लेकिन मैंने आपको भेजा कितना में? जो पहला एंट्री मारा था मैंने, रिटर्न को छोड़ो, रिटर्न को गोली मारो, जो पहला एंट्री मैंने भेजा था, पहला एंट्री, उसमें मैंने 12 रुपये में भेजा या 10 रुपये में? प्रॉफिट कितना है उसमें? हैं? 2 रुपया। क्या वो एक्चुअल में 2 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया क्या? नहीं हुआ ना। इसमें से वो 2 रुपये मेरे को कमाना होगा। अब मैं क्या करूँगा? स्टॉक रिजर्व खोलूँगा, फिर से डेबिट कर दूँगा स्टॉक रिजर्व को, हाँ कर दूँगा ना? नहीं करूँगा, 2 रुपया तो कमाना पड़ेगा। अब मैं कैसे उसका स्टॉक रिजर्व कमाऊँ? वो सामान तो मेरे पास है ही नहीं, आपके पास है। किसके पास है सामान? इसका मतलब अपने को ये समझ में आया कि जो सामान भी मेरे पास है बस मैं उसके लिए स्टॉक रिजर्व खोल सकता हूँ। आपके लिए नहीं खोलूँगा मैं, आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, बस मैं 2 रुपया कमा दूंगा। कैसे? एंट्री को रिवर्स मार के। अगर मैं गुड्स आपको भेज रहा हूँ तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट हुआ, कीमत कितना था? 12। अब कोई एक लेस हो गया होगा रिटर्न करने के बाद, फिर गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट टू कॉन्साइनमेंट कर दिया होगा जब रिटर्न हुआ। फिर से आपको 2 रुपया कमाना है, जितने भी सामान आपके पास है, जितना भी कीमत का, उसमें से मेरे को 2% कमाना होगा, मतलब 2 रुपया हर यूनिट में। मैं स्टॉक रिजर्व क्रिएट नहीं करूँगा आपके लिए, मैं बस आपको रिवर्स एंट्री मार के कॉन्साइनमेंट का वैल्यू कमा दूंगा। क्या हो जाएगा? गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट टू कॉन्साइनमेंट, 2 रुपया कमा दिया, ठीक है। लोड, आपका जो लोड था ना 2 रुपया का, वो मैंने कमा दिया, ठीक है। आगे बढ़े? डाउट है तो पूछ लो, हाँ मेरे को अभी पूछ लो। मैं आपके लिए स्टॉक रिजर्व नहीं खोला, सिर्फ मेरे लिए खोला था स्टॉक रिजर्व। आपको जो सामान भेजा ना,
मैंने एंट्री को रिवर्स करके उसका 2 रुपया कमा दिया। ठीक है, अब डाउट रहेगा? मेरे लिए स्टॉक रिजर्व, आप खुद के लिए स्टॉक रिजर्व खोलोगे, सामने वाला के लिए नहीं। सामान तो आपके पास है, मेरे पास नहीं है ना। अब 10 यूनिट था मेरे पास, मैंने आपको 8 यूनिट्स भेजा, जिसमें से 1 यूनिट आपने 1 यूनिट आपने रिटर्न कर दिया। मेरे पास कितना बचा क्लोजिंग स्टॉक? 3 यूनिट। 12 रुपया या 10 रुपया? जो मेरे पास है उसका कीमत 12 रुपया या 10 रुपया, लेकिन मैंने लिखा कितना है? 12 लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक का एक एंट्री क्या होगा? स्टॉक टू कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट है वो 12 रुपया में है या 10 रुपया में है? 12 रुपीज़ में है ना, क्योंकि आपका रिटर्न किया हुआ वो सामान भी है। ओपनिंग स्टॉक में तो मैंने चलो कमा दिया था पहले, लेकिन एट द एंड प्लस माइनस हो गया, कुछ तो आइटम बचा होगा मेरे पास, तो उसमें भी तो वेट होगा। बस वो वेट को कमा देना है। क्या करना है? कंसाइनमेंट, पहले जो स्टॉक रिजर्व था वो पहले डेबिट हुआ था या क्रेडिट? अब क्रेडिट कर देना है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। हाँ, स्टॉक मेरे पास बचा, आपने कॉन्साइन, जब मेरे पास स्टॉक बचा एट द एंड, तो आप कॉन्साइनमेंट में जो सामान भेजे थे उसका वैल्यू कमाओगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट तो कॉन्साइनमेंट किए, लेकिन ये जो था ये 12 रुपया था, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था? 10। इसमें कितना रुपया ज़्यादा हो गया? तो कॉन्साइनमेंट को आपको बढ़ाना होगा। कितना रुपया से? 2 रुपया से। तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। पहले क्या था ओपनिंग में? कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक था, उसमें 2 रुपये ज़्यादा, कॉन्साइनमेंट में 2 रुपये ज़्यादा दिख रहा था, उसमें वहाँ कमाना था। लेकिन यहाँ में क्या हुआ? कॉन्साइनमेंट में 2 रुपये ज़्यादा चला गया, मैंने माइनस हो गया। अब इसको जगह पे लाना था मेरे को, ला दिया। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, वेट कमाओ बोलेगा, आपको एक ही एंट्री मारने बोलेगा कि वेट है। बस आप ये ध्यान रखना कि ओपनिंग स्टॉक है या फिर गुड्स जो आपके पास है वो है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक का जनरली क्या? कंसाइनमेंट टू स्टॉक, उसका वेट क्या होगा? कमाना होगा मेरे को। तो स्टॉक रिजर्व टू कंसाइनमेंट। ठीक है, मिडिल में आते हैं। मिडिल में क्या किया मैंने? गुड्स आपको सेंड किया। आपके लिए मैं स्टॉक रिजर्व क्रिएट करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? लोड कम कर दूंगा कंसाइनमेंट का। तो जो 2 रुपया में ज़्यादा भेजा था आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट या गुड्स इन कंसाइनमेंट, उसको मैं गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट उसका लोड कमा दूंगा। एट देन मेरे को कंसाइनमेंट का, आपको बस ये देखना है कि वो कंसाइनमेंट को भारी कर दिया, मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड कर दिया है या लेस किया है। क्या किया है? या तो कंसाइनमेंट 2 रुपये से बढ़ेगा या तो कंसाइनमेंट 2 रुपये से कमेगा। ये दो ही चीज़ है ना, उससे ज़्यादा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। अब जब भी आंसर दोगे तो आपको बस ये देखना है कि वो कंसाइनमेंट का वैल्यू बढ़ा दिया था या कंसाइनमेंट का वैल्यू कमा दिया था। अगर कंसाइनमेंट का वैल्यू बढ़ा दिया था तो आप क्या करोगे? कंसाइनमेंट को डेबिट या क्रेडिट कमाने के लिए डेबिट करोगे तो कंसाइनमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एसेट है ना। लेकिन मेरे को कमाना है 2 रुपया, क्या करोगे? क्रेडिट। इसका मतलब है कि स्टॉक डेबिट में चला जाएगा, या फिर अगर मिडिल में है यानी कि गुड्स आपके पास है तो क्या हो जाएगा? गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। और एट द एंड नीचे वैल्यू कम जाता है ना, वैल्यू बढ़ाना है मेरे को, तो डेबिट कर देना कंसाइनमेंट को, स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट। तीन ही एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, और एक गुड्स सेंट इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट वाला एंट्री मैं बोला कि ये भी पूछ देता है। ठीक है, और कुछ? इतना सारा एंट्री पड़ा ना, इतना एंट्री देखना ही मत। बस 3 एंट्री आपको सोचना है। ओपनिंग स्टॉक में क्या एंट्री होगा अगर उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? मिडिल में यानी कि आपके पास गुड्स होगा उसमें क्या होगा? और एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा? ठीक है, ये इस जर्नल एंट्री का मतलब जितना भी जर्नल एंट्री की है, ये 3 एंट्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री से सवाल पूछा तो 90% चांसेस है कि यहीं से पूछ देगा, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, बाकी तो इतना तो इजी मिल रहा था, गुड्स आया गुड्स गया, लेकिन फिर भी मैंने ये 3 एंट्री को ज़्यादा देखना बोला। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एंट्री को छोड़ दोगे, आ गया तो फिर करना तो पड़ेगा ना, लेकिन खुद को प्रिपेयर भी करना है।
थोड़ा सा थ्योरी है, पढ़ ले क्या? हाँ पढ़ ले, नक्की कर देते हैं ना, उसके बाद क्या बचेगा अपने पास? कुछ नहीं, फिनिश्ड। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, क्या बोलो तो? कमीशन। कमीशन कैलकुलेट करने आएगा, कैलकुलेटर तो लाए नहीं होगी आप लोग, लाया है? ओ माय गॉड। एक बात बताओ ना, मेरे को एक बात बताना, हाँ। थोड़ा दिन पहले हम लोग कुछ एक टॉपिक पढ़ा था, क्या टॉपिक था? टॉपिक ये था कि सेल में 20% होगा तो कॉस्ट में कितना परसेंट? कितना? पुष्पा 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 पुष्पा, है कैसे निकाला था? परसेंटेज में दिया रहेगा, आगे बोलो। हाँ, तो ये जो कमीशन है ना, डिट्टो सेम है, बस यहाँ पे सेल और कॉस्ट नहीं बोलेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा? बिफोर या आफ्टर। क्या बोलेगा? बिफोर या आफ्टर। सकोगे ना? शुरू किया नहीं है लेकिन मैं पूछ दिया। आपने वो कॉस्ट वाला सेल वाला परसेंटेज देखा था घर पे? आप तो एब्सेंट थे शायद, क्लास देखा नहीं देखा? अब तेरा क्या होगा कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। इन लोग है ना, 2 मिनट लगेगा इनको सिखाने के लिए आप लोग को, हाँ? सीख लेगा? इनको पहले पूछो 2 मिनट में सिखा पाओगे उसको? नहीं लगेगा, आपको बस वो बताना है। 20 है, सेल में बोल रहा है, सेल में बोल रहा है यानी कि प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, क्या करना है? कॉस्ट में लेके जाना है, कमा दो, हो गया। यही था ना, ऊपर वाला तो देखना ही नहीं है, नीचे वाला डिनोमिनेटर को ही देखना है ना, बस वही तो समझाना है, एक ही बार में समझ जाएंगे बिंदास ना। इफ द consignee fails to sell all the goods sent to him during the accounting period, remaining unsold goods are treated as stock lying with consignee। अगर गुड्स आपने सारा सेंड नहीं, सोल्ड नहीं किया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? गुड्स लाइंग विथ कॉन्साइनी। ठीक है, मार्क कर लो इसको। और सिंपली कॉन्साइनमेंट स्टॉक, ठीक है, इट्स ओनरशिप लाइज विथ द कॉन्साइनर इवन दो दे लाई फिजिकली विथ कॉन्साइनी। Valuation of such consignment is necessary for determination of correct opening result of the consignment business. The valuation of unsold stock depend on the fact whether the goods have been recorded by the consignor at cost or at IP। ठीक है, अगर कोई गुड्स आपके पास अनसोल्ड रह गया आपके पास, तो उसका हिसाब, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक में लाया, मैं अपना ओपनिंग स्टॉक पे, आपका में नहीं, मेरा में, अगर मैं ऐड करता हूँ उसको, तो मेरे को बस वही देखना है कि कॉस्ट में मैंने आपको दिया था या फिर इनवॉइस प्राइस में। इनवॉइस प्राइस का मतलब उसमें कुछ पैसा ज़्यादा है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? अगर कॉस्ट में है तो ठीक है, चलो स्टॉक टू कंसाइनमेंट, यही ना? हाँ, यही था एंट्री ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो कंसाइनमेंट टू स्टॉक था ना। अब अगर इसमें आपने इनवॉइस प्राइस में भेजा है तो रिजर्व क्रिएट कर देना, नहीं भेजा है बैठा रहो, कुछ प्रॉब्लम? देखो, व्हेन गुड्स सेंड एट कॉस्ट, अगर कभी गुड्स कॉस्ट में, मतलब 10 का गुड्स से मैंने 10 में ही भेजा, तो क्या होगा? कंसाइनमेंट स्टॉक इज वैल्यूड कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है फलाना फलाना। छोड़, कुछ नहीं, जितना देर अभी हम लोग बात किया ना कि अगर कॉस्ट में है तो ठीक है, चलो सिंपली कॉस्ट में डाल दो, लेकिन इनवॉइस प्राइस में है तो मेरे को क्या करना होगा? उसका रिजर्व 2 रुपये ज़्यादा है ना, कमाना होगा ना, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, कैसे क्रेडिट? कंसाइनमेंट में 2 रुपये ज़्यादा दिख रहा है, आपको कमाना है, क्या करोगे? कंसाइनमेंट को क्रेडिट करोगे, स्टॉक रिजर्व को डेबिट कर दोगे, वो दोनों में वही चीज़ बोला होगा। गुड्स, अब देखना है अपने को वैल्यूएशन ऑफ गुड्स जो ट्रांजिट में होता है ना, रास्ते पे है, उसको क्या करना है? कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस वाला सक जाओगे ना, कुछ प्रॉब्लम होगा? इतना देर तो वही सीख ही रहे थे ना। देखो क्या बोल रहे हैं,
द गुड्स विच हैव बीन डिस्पैच बाय द कॉन्साइनर, मैंने आपको भेज दिया, ठीक है, बट आर येट टू रीच, आप लोग को मिलना बाकी है, इसको क्या बोला जाता है, गुड्स इन ट्रांजिट। मैंने इधर से भेज दिया लेकिन आपको मिला नहीं अभी तक। हाँ, द ओनरशिप ऑफ सच गुड्स लाइज विद द कॉन्साइनर, मेरा उसका मालिक मैं ही हूँ, हाँ? कोई नहीं है अभी तक। एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड सच गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी वैल्यूड फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सच गुड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुनो ना, अगर गुड्स मैंने आपको भेजा है तो उसका हिसाब किताब भी तो मेरे पास रहना पड़ेगा ना। अगर 31 मार्च आ गया तो क्या करना है, वही बोल रहे। सच गुड्स इन ट्रांजिट आर रिक्वायर्ड टू बी वैल्यूड आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर फॉर सेंडिंग सच गुड्स। इट इज टू बी नोटेड दैट नो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आर टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूइंग द सेम। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा बात बोला, इतना देर बाद मेरे को एक अच्छा बात मिला, थक गया मैं पढ़ पढ़ गया। क्या मिला, सुनो ना, गुड्स मैंने आप लोग को भेजा, गुड्स भेजा, भेजा ना, रास्ते पे आपको मिला क्या, नहीं मिला। अगर आप कुछ भी खर्चा करो उस गुड्स के ऊपर, इसमें नहीं जुड़ेगा, लेकिन मैं कोई भी खर्चा करूँ जुड़ते जुड़ते जाएगा। इसका मतलब कि सारा जितना भी हम लोग इतना देर पढ़ा ना, क्या समझ में आया, जब तक गुड्स आपके पास नहीं पहुंचा तब तक आप कितना भी खर्चा कर लो, मैटर नहीं करता मेरे को, या फिर कॉन्साइनमेंट अकाउंट को मैटर ही नहीं करेगा वो चीज़। अब फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं ना, आप लोग रहते हो श्रीलंका में, ठीक है, आप लोग मेरा एजेंट, हाँ, गुड्स मैंने यहाँ से भेजा शिप में, तो आपको पता है कि 2 घंटा बाद शिप पहुँचने वाला है, लेकिन जो शिप पहुँचने वाला था ना, वो पकड़ लो कि दिन का 4 बजे पहुँचने वाला था। अब आदमी जुगाड़ करके लेके आए, उसको उतारना होगा, गाड़ी में डालना होगा ना, जुगाड़ करके लेके आए, ठीक है, उनको ज़बरदस्त तरीके से खाना वगैरह खिलाए ताकि कमज़ोर ना पड़े। सामान है ना भारी भारी, खर्चा आपने कर दिया ना। अब वो खर्चा आप कहाँ पे जोड़ने वाले हो, जो गुड्स आपके पास आएगा, एक्सपेंसेस आपने बियर किया है ना, अनलोडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउस का आपने एक्सपेंसेस बियर किया है, वो मेरे से काट रहे थे, कमीशन वाला एंट्री में दिखाना है मेरे को, आप डेबिट कर दे रहे थे, जो भी खर्चा कर रहे थे कमीशन या फिर कैश बैंक, वो क्रेडिट कर रहे थे, यही था ना, या कुछ अलग था, यही था। वो सिर्फ पानी में डूब गया। 2 घंटा, बस 2 घंटा ही बचा था, डिस्ट्रॉयड। कहाँ जोड़ोगे आप लोग, अब कहाँ जोड़ोगे वो खर्चा, आप जोड़ ही नहीं पाओगे ना। तो मैं ये जो लाइन बोला था ना, वो समझाने के लिए आपको बोल रहा था कि क्यों नहीं जोड़ता है, क्योंकि जब तक गुड्स आपके पास नहीं आएगा तब तक तो आपका सारा खर्चा गुड्स के लिए हुआ ही नहीं। गुड्स एक बार आपके हाथ में आ गया तो जो भी खिलाया था जोड़ दो। अब समझ में आया कब जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलो कमीशन कैलकुलेट करते हैं, इम्पोर्ट है ना, मोस्ट इम्पोर्ट है ना। कमीशन का वैसे अलग से तो कोई बात ही नहीं किया यहाँ पे। 170,
ये तो कमीशन दे रहा है आपको। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या था, है? हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरी, उसके बाद अभी अभी थोड़ा दिन पहले, 2 दिन पहले ऑर्डिनरी था, डेल क्रेडिटर था, और एक क्या था? क्या था? ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिटर और स्पेशल या फिर ओवरराइडिंग था ना। तो उसी का बात कर रहा है, वो कमीशन दे रहा है आपको। चलो ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं। हाँ, सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही कॉस्ट और सेल का बात किया था। कमीशन कब पे होता है? या तो सेल पे या तो प्रॉफिट पे। ठीक है, हम लोग जितना भी पढ़े नॉर्मली सेल पे था ना, सेल पे ही था ना। वैसा कुछ क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर होता। यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन कैलकुलेट करने दे रहा है, और कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा वो आप लोग होमवर्क करोगे तो समझ में आ जाएगा। कमीशन डायरेक्टली परसेंटेज पे होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ करना चाहिए। एक बार एक काम करो ना, वो वाला टॉपिक हाई सेकेंडरी में आप लोग पढ़ाई होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं कमीशन पे। लेकिन ऐसा डिस्कस कर लेते छोटा मोटा, ठीक है, कमीशन को लेके। प्रॉफिट के ऊपर अगर कमीशन हुआ तो किसके ऊपर? कंडीशन तो कुछ भी हो सकता। टाइप्स ऑफ में क्या था? ऑर्डिनरी था। ऑर्डिनरी में बोला था कि सेल के ऊपर होगा या किसके ऊपर होगा, नहीं बोला था। डेल क्रेडिटर में बोला था, फिर ओवरराइडिंग में बोला था, ठीक है। तो आपको जस्ट बोल दिया कि कमीशन पे करेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है वो बनने के बाद। मैं यहाँ पे भी पकड़ रहा हूँ ये चैप्टर को, और वो जो फाइनल अकाउंट अपन लोग करके आए हैं उससे भी रिलेटेड है। हाँ? क्या बोलता है कि कमीशन जो पे करेगा ना, 2 वर्ड यूज़ करता है। एक बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा क्या बोलेगा? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोलेगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, ठीक है। और कमीशन के, चलो एक एक को पकड़ते। कमीशन क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो कमीशन देगा ना, जो कमीशन अमाउंट होगा वो भी माइनस होने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर में कमीशन देगा। वही तो खेल है बाबू। अब सेल और कॉस्ट का आपने तोड़ दिया है ना, एक ही झटका में तोड़ोगे इसको आप लोग। चलो, मेरा नेट प्रॉफिट अभी कमीशन को लेस करने के बिना मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज़। कितना? 100 रुपीज़। कमीशन है 10%, लेकिन जो 10% है वो बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि वो 100 नेट प्रॉफिट है क्या मेरा? नहीं है ना, कम होना चाहिए। कितना है? 10% अगर प्रॉफिट है तो बस। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 90। कमीशन कितना है? 10%। हो गया 10/90 इंटू जिसके ऊपर भी कमीशन काटना है आपको। कॉस्ट में जैसे सेल में बोला था 20%, तो आप उसको कॉस्ट में लाने के लिए क्या कर रहे थे? 20 लेस कर दे रहे थे ना, तभी तो 80 से डिवाइड कर रहे थे, तो 25% मिल रहा था आपको। यहाँ पे अगर कमीशन काटने के बाद कमीशन देना है मेरे को, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट को पहले कमाओगे ना। प्रॉफिट कमेगा उसी के ऊपर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो 100 की जगह 90 हो गया, ऊपर में 10% हो गया। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो डायरेक्टली दे दो। क्यों? क्योंकि उसको तो माइनस करना ही नहीं है। करना है क्या?
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, मतलब कि ये कमीशन माइनस होने से पहले जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर में 10%, तो उसमें तो कोई माथा मारना ही नहीं है। आफ्टर चार्जिंग वाला में माथा मारना है। तो प्रॉफिट अगर 100 है तो मेरे को प्रॉफिट कमाना होगा ना, उसी के ऊपर तो मेरे को मिलेगा कमीशन, तो बस कमा देना। है ही नहीं यहाँ पे, ये आप लोग का टॉपिक्स है ही नहीं। अगर आ गया अचानक से उसके ऊपर में क्वेश्चन, आप लोग होमवर्क करोगे उसमें भी मिल गया तो चलो बहुत बेटर है। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सारा क्वेश्चन अभी छांट के देख ले, लेकिन क्वेश्चन में मिल भी जाता है तो चलो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि अगर वो होता तो एक ना एक यहाँ पे डाल के छोड़ता ही। ठीक है, सिंपली कमीशन का ऊपर में दिया हुआ है, कमीशन कैलकुलेट किया है। कुछ भी नहीं बोला है। हैं? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझा? तो मेरे को भी बोला, मैं भी हंसूंगा। यहाँ में डायरेक्टली देखो 25% कमीशन दिया हुआ है, 5% कमीशन ऑन टोटल सेल, बस खत्म। इलस्ट्रेशन 5 का 2 नंबर, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, देखो उसमें से क्या किया इन लोग, कमाया है ना 5%। क्यों? क्योंकि 5% उसका वैल्यू कम गया था। ठीक है, अगर ये इनवॉइस प्राइस में होता तो आपको स्टॉक रिजर्व भी कमाना होता, वो भी कमा देते ना यहाँ पे। बस इस तरीके से आएगा आप लोग का एग्जाम में आया तो, सिंपल क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। एट द एंड ना, सुनो बस इतना ध्यान रखना, एट द एंड अगर कोई गुड्स मेरे पास है और उसका कीमत 10 होना चाहिए, या फिर इसका कीमत मार्केट में 9 रुपीज़ ही होगा, तो आपको 9 में लेके आना होगा। ठीक है, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। आपके पास एक कलम है जिसका कीमत है 10 रुपया, लेकिन मार्केट में अब वही कलम का कीमत 9 रुपया हो गया, तो आप अपना बुक्स में 10 नहीं दिखाओगे, क्या दिखाओगे? 9। आपको आंसर में 9 लेके आना होगा। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका कीमत 9 रुपया होना चाहिए तो 9 रुपया में लाना चाहिए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या बोल रहा है? केस या फिर सॉरी कॉस्ट या फिर नेट रियल, नो लाना पड़ेगा आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। लेस लेस लेस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा था आप लोगों को पता नहीं? कॉस्ट कौन पढ़ाया, मैं पढ़ाया क्या? मैं? सुनो ना, अगर 11 होगा तो 11 मत लिखना, लेकिन आपको पता है कि आप जब बेचने जाओगे तो आपको 9 रुपया ही मिलने वाला है, तो 9 रुपया करना होगा आपको। ज़्यादा मत कर देना, कम कर सकते हो। चलो पेज नंबर 166 में आओ, वहाँ पे जो व्हेन गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस लिखा है ना, क्या लिखा है? गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस, उसका नीचे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बारे में कुछ बोला है। ये किसका, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसको रूल करता है, किसको गाइड करता है? जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलता है इसको। यहाँ में क्या बोल रहा है? अनसोल्ड स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट कितना 10, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, लोअर। आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट में थे ना, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ठीक है, जो कॉस्ट है उसमें लिखो बोल रहा था, कॉस्ट में ज़्यादा नहीं लिखना था ना, कॉस्ट में लिखना था। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर दोनों में से कॉस्ट से भी कम आने वाला है मेरा, तो फिर उसको लिखना पड़ेगा, 10 नहीं लिख सकते, 9। कौन बोल रहा है? AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। NRV क्या? कॉस्ट और NRV विच एवर इज, लोअर। ठीक है, कन्फ्यूज हो गया क्या? मैं बोला था कि 10 रुपये है तो उसका मार्केट में कीमत 11 होगा, तो 11 मत लिखना,
लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर आप बेचोगे उसको दोबारा, आपका काम, स्टॉक का बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक का, ठीक है, एसेट का बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक का। एसेट को तो आप कॉस्ट में ही लिखोगे, ठीक है, उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेचने के लिए लाए हो क्या? नहीं ना, यूज़ करने के लिए, तो उस समय तो आपको मैटर नहीं करता। लेकिन जो स्टॉक रहेगा आपके हाथ में, वो तो आपको बेचना ही है, दूसरा कोई काम नहीं है उसका, तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखना होगा आपको। जैसे 5% रिडक्शन हो गया, वो इलस्ट्रेशन में कुछ मिला था ना, 5% रिडक्शन, इससे रिलेटेड सारा होमवर्क कर लेना ना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, 2-3 दिन ही है। 2-3 दिन में अगर आप लोग ये कर ले तो ज़्यादा इलस्ट्रेशन भी नहीं है, 3, 5, 7, 8, 10, ठीक है, कितना? 10 इलस्ट्रेशन है। तो अब लास्ट टॉपिक इसका पढ़ना है एक, इस चैप्टर से रिलेटेड 11, ओ बाबू 11 है, 11 लास्ट टॉपिक, हाँ, 178। देखो आप लोग जो गुड्स कॉन्साइनमेंट में भेजते हो ना, ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार लॉस हो जाए, हो सकता है लॉस, नुकसान हो सकता है, या तो वो नॉर्मल होगा या तो अब नॉर्मल होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट देखना है उसका। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब भेजते भेजते रास्ता में गायब हो गया है, चोरी वोरी हो सकता है ना। देखो, इन कॉन्साइनमेंट बिजनेस लॉस में भी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एक क्या है, एक नॉर्मल लॉस जो आपको पता है कि हाँ ये होगा, ठीक है, आपको पहले ही पता है कि ये लॉस होगा। जैसे कि मान लो कि अगर आपने ग्लास भेजा, ग्लास ग्लास आइटम भेजा, तो आपको पता है कि टूटेगा, थोड़ा बहुत टूट जाएगा, आप श्योर हो ना। और एक होगा कि ग्लास भेजा है, उसमें से 2 कार्टून ही गायब हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा अब नॉर्मल। एक नॉर्मल जो आपको पता है हाँ होगा, और एक आपको पता नहीं है लेकिन हो गया, रास्ते से 2 कार्टून गायब हो गया, ठीक है, उसके अंदर में क्या लिक्विड था पता नहीं, लेकिन गायब हुआ है। द लॉस ऑफ गुड्स विच ओकर ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इज रिफर टू एज नॉर्मल। इनहेरेंट मतलब जो आप रोक नहीं सकते, हो जाता है। जैसे ग्लास भेज रहे हो, कभी उसको जार्किन लग के फूट सकेगा, फूट जाएगा, तो आप रोक सकते हो क्या? या चलते चलते मतलब थोड़ा हिला तो 2 ग्लास टकरा के फूट गया, इसको रोक सकते हो क्या? ये हो गया नॉर्मल, और आपको पता है कि हाँ ये होगा। इनहेरेंट मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, वो लॉस हो गया नॉर्मल, हाँ ठीक है ये नॉर्मल, ये होगा। दूसरा बात बोल रहा है, इट इज़ बाय नेचर एज अनएवॉइडेबल। आप इसको एवॉइड नहीं कर सकते। एवॉइड कर सकते हो क्या ये सब लॉस को? नहीं, आपको सोच के चलना होगा, ठीक है। और अगर ऐसा लॉस होता है, मान लो कि मैंने 100 यूनिट्स भेजा, पर यूनिट का कीमत है 10 रुपीज़, कितना हो गया? 1000 ना, इसमें से 10 यूनिट्स लॉस हो गया, क्या है ये? नॉर्मल लॉस, मतलब फूट गया। मैंने गुड्स भेजा कितना का था? 1000 का, लेकिन वहाँ पे पहुँचा कितना? 90 इंटू 10, 900 ना। एक गुड्स का कीमत कितना था? 10, तो गुड्स पहुँचा कितना का? 900 का। लॉस कितना हुआ है? 100 लॉस हुआ है ना, लॉस हो ना। अब ये जो 100 लॉस हुआ है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है, समझ में आया? एब्जॉर्ब करेगा। सामान कितना ठुए? 90 यूनिट्स पहुंचा है ना, और आपको पता है नॉर्मल लॉस होगा, पता है कि नहीं, फूटेगा बोल के, तो पहुंचते पहुंचते 10 फूट गया, 100 रुपीज़ का फूट गया ना। अब आपको, मतलब मैं या आप, जो 90 यूनिट्स है ना, उसी 90 यूनिट्स को मैं 100 यूनिट्स का बराबर पहुंचाऊंगा। तो क्या करोगे? जो लॉस हुआ मुझे 100 रुपीज़, मैं इसमें एब्जॉर्ब कर दूंगा। तो एक यूनिट का अगर 10 रुपीज़ था,
टोटल कितना था, 1000 ना, 1000 यूनिट्स का कितना था, सॉरी 100 यूनिट्स का 1000 रुपीज़ था। अब क्या हो जाएगा, जो 90 यूनिट्स होगा ना उसका 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो एक यूनिट का कितना, 1000 डिवाइड बाई 90, करो कितना हुआ, समथिंग नहीं, पूरा प्रॉपर बताओ। ए मोबाइल, हाँ, अब उसका कीमत हो जाएगा, कीमत मतलब उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा वो, ठीक है, कितना, ₹11.11। समझ में आया, ये था नॉर्मल। अगर रास्ते से 2 कार्टून गायब हो गया तो क्या करोगे, पढ़ते हैं। अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स रिफर्स टू दोज लॉसेस विच आर एवॉइडेबल, इसको रोक सकते थे ना हम लोग, चोरी को। इन नेचर सच लॉस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है। डिपेंडिंग फॉर एग्जाम्पल गुड्स प्यूरिफाइज, गुड स्टोलन, गुड्स लॉस बाय फायर एंड नेचुरल कैलेमिटीज एटसेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ occurrence of abnormal loss in a consignment business. Such loss arising can be broadly discussed under two heads. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अबनॉर्मल लॉस को नहीं लेना है। अब क्या हो गया, अबनॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोल रहा है, रास्ते से कितना यूनिट चोरी हो गया, 10 यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो 90 यूनिट्स बचा आपको 900, अब इसको 11.11 में नहीं बेच सकते, इसको कितना में बेचना पड़ेगा, 10 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, समझे। नॉर्मल वाला को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अब नॉर्मल को साइड करेगा वो, ठीक है, वो आपका लॉस है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, दिस लॉसेस ओकर ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम कॉन्साइनर्स प्रीमिसेस टू कॉन्साइनिस वेयर हाउस, मेरे यहाँ से आपके वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो होगा वो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। सच गुड्स लॉस आर रिक्वायर्ड टू बी वैल्यूड आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कॉन्साइनर for sending such goods. Any expenses incurred by the consignee which are of non-recurring nature are not to be included in valuing the goods lost in transit. अगर goods lost हुआ रास्ते पे, ठीक है, तो अगर आपने कोई मतलब अननेसेसरी खर्चा कर दिया है तो वो ऐड नहीं होगा। लेकिन जो भी खर्चा मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये खर्चा हुआ, मैं कर रहा हूँ ना, प्रिंसिपल हूँ, तो उसको ऐड कर देना है, ठीक है। चोरी हो गया तो मेरा खर्चा तो जुड़ेगा ना, चोरी हो गया तो मेरा खर्चा जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्या मैंने 10 यूनिट के लिए ही सिर्फ खर्चा किया ना, सबके लिए खर्चा किया, तो खर्चा तो सब में जुड़ेगा, ठीक है। बस वो जो 10 यूनिट का कीमत था ना वो कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आया, आया या नहीं आया, हैं, सेम सेम सीन होगा, तो अब नॉर्मल ही है ना। एक भी नहीं बचा तो ड्राइवर फंसेगा। चोरी की बात करते ही इन लोगों का मुंह खुल जाता है। अबनॉर्मल लॉस्ट ऑफ या लॉस ऑफ गुड्स इन कॉन्साइनिस प्रीमिसेस, आपका आपका घर पे हुआ तो यहाँ से तो मैंने भेज दिया नॉर्मली, वहाँ पे पहुँचा भी नॉर्मली, अब होगा अब नॉर्मल वहाँ पहुँचने के बाद। क्या बोल रहा है, सच लॉस इंक्लूड्स गुड्स डैमेज बाय फायर इन कॉन्साइनिस गोदाउन, आपका गोदाउन पे आग लग गया, लगता है ना, आग लग गया तो वेस्ट तो होगा ही ना, नहीं जलता है, हाँ तो पूरा आग लग गया ना, पूरा आग लग गया, फूट भी तो जाता है ना। For the purpose of valuation of such loss, all expenses incurred by the consignor and the non-recurring expenses incurred by the consignee are considered. मेरा सारा खर्चा उस गुड्स के ऊपर और आपका जो भी नॉन रिकरिंग का है एक्सपेंसेस वो जुड़ जाएगा, रिकरिंग वाला नहीं, नॉन रिकरिंग। कैसा हुआ बताओ,
हम्म। हम्म। अब नॉर्मल। हम्म। नहीं चलेगा, उसमें तो अब नॉर्मल। हाँ। लेकिन वहाँ पे उसका ड्राइवर ऐसा नहीं होता है ना, कोई ड्राइवर अगर आपका सामान लेके जा रहा है तो सारा तोड़ दो, वो वाला सीन नहीं रहता उसका। ऐसा भी हो सकता है कि उसका भाड़ा काट दे, फिर काट देगा ना। मैं यहाँ से उठाते समय बोल दिया 10 पीस ग्लास उठाए, एक पीस फूटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो फूटा तो तेरा भाड़ा गया। तो वो तो सही सलामत ही लेके जाएगा ना। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, होमवर्क करना है आप लोगों को सारा का सारा। ठीक है, जस्ट 2 4 मिनट 5 मिनट का ब्रेक के बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे फ्रेश माइंड से।
भाग गया ऑनलाइन वाला। उन लोगों को तो ब्रेक ही दिया था, इन लोग छुट्टी बोल के भाग गया क्या है? कहाँ चले गए, कहाँ चले गए गांव वालों, कहाँ छुप के बैठे हो? हाँ, क्यों ले जाना है क्या? पास हो जाओ पहले, बिंदास लेके जाना, मैं ही दूंगा। हैं? क्या फ़ायदा? सब कुछ चोरी हो जाता है, सब कुछ चोरी हो जाता है, ठीक है। एक बुक रख दो, वो बुक चोरी नहीं होगा कभी, कभी चोरी नहीं होगा बुक्स, ठीक है। अब मैं जर्नी कर रहा था, ठीक है, ट्रेन में जर्नी था मेरा, तो इमरजेंसी था, तो इमरजेंसी टिकट काट के मैं आया था। तो इमरजेंसी में पता है टिकट तो मिलता नहीं उतना अच्छा से, तो मैं स्लीपर में था। तो स्लीपर में मैं सोया हुआ था, तो एक नोवेल पढ़ पढ़ के आ रहा था मैं, ठीक है। हाँ, कौन सा था ये, रिच डैड पुअर डैड था, पढ़ रहा था मैं। सुना है नाम, रिच डैड पुअर डैड? हाँ, तो मैं पढ़ पढ़ के आ रहा था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ठीक है। पकड़ लो, कोरोना से पहले का बात है। पढ़ा मैं, तो बुक को साइड में रखा, पर्स वहाँ रखा, मोबाइल वहाँ पे रखा, ऊपर था मैं, दोनों साइड में रखा, आई ड्रॉप में लगाया, मैं सो गया। 30 मिनट्स के बाद मेरा सब कुछ चला गया, वो बस बुक्स था वहाँ पे बस वो बुक्स एक था मेरे पास, बाकी सारा चीज़ ले गया वो, मतलब जो मेरे साइड में था वो सारा चीज़ ले गया। मैं दवाई डाल के थोड़ा देर सोया था, मतलब जस्ट 30 मिनट्स, वो बुक्स लेके नहीं गया। तब जाके मेरे को दिमाग आया, अच्छा बुक्स तो चोरी ही नहीं होता है, ठीक है। अगर बुक्स चोरी नहीं होता है तो बेस्ट वे फॉर पैसा कैरी करने का हो गया, या फिर आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का है। आपने एक मैगज़ीन लिया, हवाला कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी करो, या फिर वो बुक्स का कुछ कीमत होगा, जैसे पेंटिंग, पेंटिंग खरीद लेता है ना, पेंटिंग फिर दूसरा जगह दे देगा, बेच देगा, पैसा मिल गया। उसे बुक से कर नहीं, उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं सीखने का, आगे बढ़ो। देखो जॉइंट वेंचर आज मेरे को कराने का मन नहीं है कि जॉइंट वेंचर, क्योंकि हम लोग इतना सारा जनरलिटी कर लिए है ना थोड़ा देर पहले, तो मुझे नहीं लगता है कि और जनरलिटी ज़्यादा सही रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो और ये तो फुल्ली जनरलिटी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, और सारा का सारा बस 2 पेज में कॉन्सेप्ट खत्म हो जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ज़्यादा नहीं है जॉइंट वेंचर, तो इसको हम लोग साइड कर सकते हैं। अपने को क्या है, अपने को अभी जितना कम जनरलिटी आज वाला दिन में, क्योंकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जनरलिटी कर चुके हैं, ठीक है। फिर से जनरलिटी करेंगे तो माथा ख़राब होगा, मुझे भी पता है कि थोड़ा सा मतलब इधर एक कर ही रहा था टॉपिक, दूसरा जनरलिटी दूसरा टॉपिक निकाल दिया, तो उससे अच्छा चलो ना ऐसा टॉपिक निकालते जिसमें अभी अपने को सबसे कम जनरलिटी करना पड़े। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सक्लूडिंग एकोमोडेशन बिल इंसॉल्वेंसी, important चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो जो बिल बनाए थे ना हम लोग कुछ दिन पहले, हम तहरा के इतना रुपया दे में इतना दिन बाद ले लिया, यही था ना। आप लोग ने डिस्काउंट बोला तो डिस्काउंट बोलते ही आप लोग बोल दिया कि बैंक में जाके कर लेगा, बोला था या नहीं बोला? बस उसी के बारे में पढ़ना है आज। बहुत सिंपल है, ठीक है। पहला चीज़ इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन है जो मैं बता दूंगा। दूसरा चीज़ टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक सवाल पूछेगा। अभी अगर ये चैप्टर अगर अपना अभी कंप्लीट हो जाता है तो अपन लोग का बस एक चैप्टर दूर रह जाएगा 15 मार्क्स कवर करने के लिए,
ठीक है, कितना दूर रह जाएगा, एक चैप्टर जो ज्वाइन क्या था, हाँ ज्वाइन वेंचर अकाउंट ना आप लोग के लिए नया है और जनरलिटी बेस है, तो ज़्यादा माथा नहीं मारने का उसमें, ठीक है। हाँ तो वो तो करना है, वो लास्ट चैप्टर अगर वो कंप्लीट हो गया तो लास्ट वो बचेगा ना, उसके लिए मुझे प्रॉपर एक दिन चाहिए और दूसरा कोई चैप्टर शुरू नहीं करना है मुझे। एक बार कैलकुलेटर वाला सिखा दो तो इनको, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन था और शॉर्टकट आप लोग कैलकुलेटर ही नहीं यूज़ करते, शॉर्टकट कहाँ से यूज़ करोगे। आप तो करते होगे, इन लोग 2 साल से, पिछला 2 साल से कैलकुलेटर नहीं छोया इन लोग। चलो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, ठीक है, 2 क्वेश्चन 100%। कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता ही दूंगा, टाइप्स में से एक पूछेगा, दूसरा डेज कैलकुलेट करने देगा। पता चल जाएगा अभी। बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, क्या है ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था लॉ में, है पागल है क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक कागज में मैंने लिख के दिया, सिंपली समझाता हूँ मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, एकदम सिंपल भाषा में, इतना सिंपल भाषा में आप लोगों को लॉ भी नहीं बताएगा और इससे ज़्यादा सिंपल मेरे पास नहीं है, बस समझने के लिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ठीक है। एक कागज़ में मैंने साइन मारा, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आने वाला 15 को जुगांतों को 5000 रुपीज़ दूंगा, क्यों, अगर ये पास हो जाते हैं तो, कंडीशन है ना, मेरा कंडीशन है, ठीक है। तो मैं कंडीशन हटा देता हूँ, वो आप लोग वहाँ पे पढ़ लेना, इतना डेप्थ में मैं यहाँ पे नहीं ढूंढूंगा, कंडीशनल अनकंडीशनल ऐसा कुछ होता है, कंडीशन है ना इसमें, तो वहाँ पे पकड़ लेना जब आप लोगों को लॉ पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट सवाल पूछना मैम से, इसमें तो कंडीशन है, ये नहीं होगा ऐसा करना, ठीक है। मैंने लिख के दिया कि मैं आपको दूंगा, कुछ सेल परचेज से रिलेटेड था अपना, तो बेटर रहेगा ना। आप 100% श्योर हो 15 तक आपके पास पैसा आएगा, आएगा ना, पैसा की जगह में आप वो ले रहे हो मेरे से, वो किसी और को देके वहाँ से आप पैसा ले सकते हो, मतलब कि आप नेगोशिएट कर पा रहे हो उस बिल को लेके, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बस वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इससे सिंपल समझना है क्या, इससे सिंपल नहीं है मेरे पास, लो वाला लैंग्वेज में पढ़ लेना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको बोला जाता है, लेकिन एक ओवरव्यू मतलब हाँ किस तरीके का होता है या क्यों बोल रहे हैं इसको नेगोशिएबल, सिंपली मैं समझा दिया ना एक भाषा में, कि मैं कुछ कागज़ लिख के दे रहा हूँ जिसको आप कहीं पे भी बेच सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो उस कागज़ के बेस पे। चेक, चेक अगर दे दूँ तो हो जाएगा, किसी को भी दे दो ना आप, अगर वो पे चेक नहीं है तो किसी को भी दे दो, दे सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर उसमें पे हो गया तो ऑर्डर हो गया ना, तो उसका भी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, वो आप लोग लॉ में पढ़ना, यहाँ पे नहीं, मेरे साथ नहीं, मैं लॉ टीचर नहीं है, हाँ मुझे खुद नहीं आता, आप लोग को क्या सिखाऊंगा ना, ना हाँ बोल दो। A negotiable instrument means a promissory note or bill of exchange or check payable either to order or to the bearer। क्या बोल रहा है ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिस किया है ना, आई प्रोमिस टू पे जुगांतर रुपीज 5000 ऑन 15th of December 2024, प्रोमिस किया ना, प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल का बिल, बिल था ना, सेल किया, हाँ मैं इतना तारीख को दूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक, पेबल एदर टू ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जुगांतों को ही देना है, ये हो गया ऑर्डर, क्या बोला, जुगांतों को ही देना है, ये हो गया ऑर्डर। लेकिन वहाँ पे मैंने पे नहीं लिखा,
सेल्फ लिख दिया, जुगांतो को दिया, जुगांतो उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, पैसा किसके हाथ में आएगा? तो वो हो गया बियरर, जिसके हाथ में है उसको बोला जाता है बियरर। समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूँ सिंपली? अलग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोल रहा है? ये डेफिनेशन याद कर लेना, अभी नहीं होने से भी बाद में काम देगा, अभी तो डाउट ही है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा। A bill of exchange is an instrument in writing। क्या बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है, कागज पत्रों, कागज पत्रों में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या? अब ये क्या होता है? मैंने बोला था ना कि अगर जुगान तो पास हो जाते हैं तो कंडीशन है, कंडीशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज कभी कंडीशनल, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होगा, कंडीशनल नहीं। क्या समझे? कंडीशन नहीं होना चाहिए उत्ते, उत्ते किच्छु कंडीशन होलो सवा भांग, इट्स नॉट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, साइन बाय द मेकर, बनाने वाला साइन मारवे। डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन, मैं किसको डायरेक्ट कर रहा हूँ? आपको बोल रहा हूँ ना, आपको देना है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। पे सर्टन सम ऑफ मनी, कुछ पैसा रहेगा, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि मैं बोलूँगा कि जुगांतों को देना है, कंडीशन नहीं रखा है, ठीक है। फिर जुगांतों को ही पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं लिखा हूँ मैं। अगर ये किसी को दे देते, अगर मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने बियरर लिख दिया है, तो आप किसी के पास भी कागज रहेगा तो वो पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? क्या होता है? कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा रहता है, कंडीशन बिना बिना कंडीशन का लिखा रहता है, फलना फलना को पैसा देना है इतना तारीख तक में, ठीक है। वो क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक, चेक तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। और क्या है? दूसरा कुछ है क्या? जे जे बनाएगा, जे बनाएगा, बनाएगा कौन? मैं बनाएगा। पैसा किसको देना है? पैसा तो मैं दूंगा ना, तो मेकर मैं हूँगा ना। आप तो, आपको मैं डायरेक्ट करूँगा कि आपको पेमेंट करना है, या फिर मेरा बिहार में कोई पेमेंट करेगा आपको, ठीक है। पार्टी कितना हुआ? तो एलिमेंट्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का? लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? लिखित, लिखा जो खत में तेरे नाम, ठीक है। भावना, भावना होना चाहिए वो लिखा हुआ। जुगांटों को देना है, लिखा होना चाहिए, देना है नहीं, जुगांटों को देना है, ठीक है। दूसरा, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कंडीशन हो गया तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा नहीं होगा। मेरा साइन चाहिए, मेकर का चाहिए। मस्ट बी ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक पर्सन, किसी का नाम पे ड्रॉन होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, पैसा लिखना जरूरी है, बिना पैसा लिखे होगा। डेट होना चाहिए, मेरा सील कंपनी का सील होना चाहिए, हाँ। रेवेन्यू स्टम्प भी होना चाहिए साथ में। रेवेन्यू स्टम्प समझते हो? नहीं समझते? एक छोटो मोटो पहले दुकान में भी चलता था ना, रेड कलर का, पहले वो आजकल बंद हो गया, नहीं मिलता आज। मिलता तो है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। किस दिन को पैसा आप देने वाले हो, किस दिन बना रहे हो, हाँ। अगर ठीक है, चलो अब दोनों का इसका 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 क्लियर करते हैं, ठीक है। मैंने बोला जुगांटो को 15 डेज बाद पैसा देना है। 15 आप बताओ तो डेट कौन सा होगा, इनको पेमेंट कौन सा डेट में होगा? मतलब वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा चीज़ कब देना है वो भी इम्पोर्टेंट है, या तो डेज होगा या तो डेट होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? डेट। बिल किस दिन को बन रहा है, उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहो ना, हाँ ये 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले किस दिन को बना रहा हूँ वो तो देखना है ना।
उसके बाद ही तो मैं 15 डेज बोलूँगा। आप तो मेरा रास्ता ही बंद कर दे रहे हो 15 डेज वाला। पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज 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 मतलब कितना आदमी रहेगा, कई गो आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अभी तक तो 2 मिला था ना, धीरे से 3 मिलेगा, ठीक है। हैं? पता नहीं, वो मेरे को भी पता नहीं। अब मैं भी तो आप लोग के साथ ही पढ़ने वाला हूँ ना, इतना पहले से ही अगर मेरे को नॉलेज होता तो मैं भी तो दूसरा जगह जाता ना, यहाँ भी क्यों आता ना। मेरे को भी पता नहीं, कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हो ना, मेरे को उसका आगे का पता ही नहीं रहता है, बाद में पता चलता है। अभी मुझे यहीं तक पता है, अभी तक एलिमेंट में ही हूँ मैं भी, आप लोग भी एलिमेंट में हो, ठीक है। जैसे ही आप लोग आगे चला जाओगे पार्टीज़ में, मैं भी पार्टीज़ में चला जाऊँगा, तो मुझे उसका भी नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। क्या समझे? अब समझने का बारी आया। ड्रोवर ड्रोवी पेई, ओ मागो, ये क्या भाषा यूज़ कर रहे हैं? ड्रोवर ड्रोवी पेई, अच्छा। थोड़ा देर पहले तो 2 ही पार्टी था, अब तो 3 पार्टी आ गया, ठीक है। देखते हैं कौन कौन होता है। ड्रॉवर कौन होता है? ही इज ए पर्सन हु ड्रॉज द बिल, टिपिकली ही इज द सेलर और अ क्रेडिटर। क्या समझे? ड्रॉवर वो होगा, कौन होगा? जो बिल बनाएगा। नॉर्मली क्या होता है, या तो वो सेलर होता है या तो क्रेडिटर, ठीक है। पैसा कौन देगा? मैं देने वाला हूँ ना आपको। मतलब कि आप या तो सेलर हो या तो क्रेडिटर हो। बिल कौन बनाएगा, आप या मैं? आप। साइन कौन मारेगा? मैं नहीं मारूँ, साइन तो मेरा चाहिए, आपका भी चाहिए। हाँ तो हाँ, और मैंने एक्सेप्ट किया तो मेरा साइन नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए साइन? वहाँ पे अगर सिर्फ मेकर बोल रहा है तो सिर्फ आप मेकर का ही साइन मारोगे क्या? है? ही इज ए पर्सन हु ड्रॉ द बिल, ठीक है। जो बिल ड्रॉ करेगा, यानी कि जो बना रहा है, ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, ड्रॉ 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 वर्ड सिंपली समझो ना, ड्रॉ, हाँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। या तो वो सेलर होगा या तो क्रेडिटर। दूसरा कौन हुआ? ड्रॉवी। ही इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, वो आदमी जिसके लिए अब बिल बनाया गया है। कौन है वो? मैं है, फिलहाल के लिए मैं है, ठीक है। नॉर्मली ही इज द बायर और डेटर, बायर और डेटर किसके लिए? आप लोग के लिए। फिर किसी और के लिए बायर डेटर मत समझ लेना। अगर आप सेलर या क्रेडिटर हो तो मैं कौन हुआ? बायर या डेटर, ठीक है। ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द पेई ऑन द ड्यू डेट। मेरे को पेमेंट करना होगा, किसको? पेई को। ड्रोवर को नहीं, पेई को। हैं? क्या समझा? आगे का मुझे पता नहीं, पे किया होता मुझे पता नहीं है, बाद में मत बोल देना। बनाया किसने? आपने। सेल किसने किया था? आपने। किसके नाम पे? मेरे नाम पे। साइन मैंने मारा, आपने मारा। पेमेंट मेरे को आपको करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहे पेई को पेमेंट करना चाहिए। हाँ, अब बुझे, बियरर 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 बियरर, बुझे, ठीक है। पेई, ही इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट ऑफ द बिल इज पेबल, ही मे बी ड्रॉवर हिमसेल्फ, वो आप खुद भी हो सकते हो, और द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉवर, आपने किसी और से सामान खरीदा, वो भी तो हो सकता है। आप क्या बिना पॉकेट में दे दोगे, तू मेरा भाई है ले जाए बिल, ऐसा दोगे क्या? नहीं दोगे ना, कुछ तो होगा रिश्ता, ठीक है। जायज रिश्ता, हाँ, जायज, जायज समझते हो ना। आगे बढ़े। इन एडिशन देर में भी ड्रॉवर, ड्रोवी या पेई में कोई
प्रॉब्लम? पक्का? अब आएगा एंडोर्सर, एंडोर्सी, बियरर। बियरर तो आप लोग को पता है जिसके हाथ में होगा, ठीक है, बियरर पढ़ लेते हैं। ही इज द पर्सन इन पोजिशन ऑफ द बियरर, जिसका हाथ में कागज है एट द एंड, वो हो गया बियरर। अब आप लोग को क्या जानना है कि बियरर क्या होता है, सॉरी हाँ, एंडोर्सर क्या होता है और एंडोर्सी क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। ड्रोवर समझ में आ गया, जो बिल बनाएगा। ड्रोवी जिसके नाम में बिल बनेगा। पेई जिसको पैसा मिलने वाला है। बियरर जिसको पैसा मिलने वाला है एट द एंड, जिसके हाथ में कागज है, ठीक है, जिसको पैसा मिलने वाला नहीं, जिसके हाथ में कागज है। जिसको पैसा मिलने वाला है वो क्या है, पेई है, और जिसके हाथ में कागज है वो क्या है, बियरर, ठीक है। अब पढ़ना है अपने को एंडोर्सर और एंडोर्सी। एंडोर्सर क्या होता है? ही इज द पर्सन हु ट्रांसफर राइट ऑफ पेमेंट। क्या कर दिया? पेमेंट आपको करना था, आपने उनको दे दिया, राइट, तू ले, तू मेरा भाई है, आप क्या हुए, एंडोर्सर। और जिनको मिला वो खत्म। एंडोर्सी, ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स बाय द ड्रॉवर। ही इज यूजुअली द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉवर, ठीक है, मतलब पेई, लगभग पेई हो सकता है। कोई डाउट? ये अभी अपन लोग पढ़े 5-6 पॉइंट ना, 6 पॉइंट में किसी को भी प्रॉब्लम है? सिंपल है ना? सिंपल लगा ना? देख लो उसको 2 मिनट दोबारा, इम्पोर्टेंट है। कितना पार्टी हुआ? पढ़ा कितना? 6। तो पार्टी कितना हुआ? कैसे 3? कहाँ 3 लिखा? लिखा है कहीं पे? तो कैसे 3? नेशन वांट्स टू नो, कैसे 3? इतना ज़्यादा कहाँ से पढ़ लिया? कौन पढ़ाया? कितना पार्टी? अरे मूर्ख, 3 ही तो पार्टी है। एंडोर्सर भी तो वही है जो ड्रो बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, पहले तो आपका हक है ना। एंडोर्सी कौन है? पेई है ना। तो पार्टी तो 3 ही हो रहा है जिधर से भी देखो। बियरर जिसके हाथ में है तो 3 ही होगा, वही तो हो जाएगा पेई। पार्टी कितना? 3। झुकना मत, पुष्पाराज बने रहना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने धमका किया दिया, आप लोग तो भाषा ही बदल लिए। झुकेगा नहीं, ठीक है। पुष्पा झुकता नहीं है ना। कब? 5 को क्या है? जाना पड़ेगा तो पूरा हॉल बुक कर देगा। किसके साथ जाओगे? मार कुटाई वाला फिल्म है, ठीक है। वो मार कुटाई वाला फिल्म में जिसके तिसके साथ मत चला जाना, हाँ। हाँ, अरे एग्जाम तो हर 6 महीने में आते रहते हैं ना, पागल है क्या? 5th को ही जाना, पहला डे, ठीक है। मैटेनी शो, कॉर्नर सीट, उनको भी लेके जाना, आप भी चले जाना इनके साथ, इनका पीछे बैठना, साथ में मत बैठना, दिक्कत हो जाएगा, पीछे बैठना, ठीक है। मार कुटाई वाला फिल्म है ना। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले बोल रहे डॉक्यूमेंट्री बिल, ठीक है। ये क्या होता है? इन दिस द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सपोर्टेड बाय द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट डेट कन्फर्म द जेन्युइननेस ऑफ सेल ऑफ ट्रांजैक्शन डेट टू प्लेस बिटवीन द सेलर और, मतलब ऐसा कोई बिल जिसमें कोई एक प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट्स लगा हो, ठीक है। वो क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री बिल। अभी मैंने आपको लिखा था कि आपको पेमेंट करने वाला हूँ, कुछ प्रूफ था क्या? नहीं था ना। किस लिए पेमेंट करने वाला? आपको सेल किया, मतलब आपने मेरे को सेल किया, लगा देने का वो क्या बन गया? डॉक्यूमेंट्री बिल। टाइप्स बता रहा है यार, पढ़ लो ना फिर से। प्रूफ का मतलब
मैं आपको क्यों पेमेंट कर रहा हूँ? हाँ, वो प्रूफ लगा रहा है, मतलब टाइप्स टाइप्स बता रहा है कि कैसा कैसा होता है। ठीक है, बिना का चलो बिना प्रूफ वाला भी ले लेना, मतलब ये भी एक होता है कि हाँ उसमें प्रूफ लगा दिया तो वो डॉक्यूमेंट्री बिल बन गया। ठीक है, क्यों? डॉक्यूमेंट अटैच है उसके साथ। ठीक है ना, कोई डाउट? नेक्स्ट वन, क्लीन बिल। लो, आपका भाषा बात सुन लिया वो क्या है, इसमें कोई प्रूफ नहीं होता है। सो इंटरेस्ट इज कंपेरेटिवली हायर देन द अदर बिल्स। इंटरेस्ट का बात कर दिया यहाँ पे, ये क्या होता है? मैं आपको बोला मैं आपको 15 डेज में पेमेंट करेगा, कितना दिन में? 15 डेज में। आपने बोला 15 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो हर दिन का मुझे 2% इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, बस इंटरेस्ट भी लग जाता है कभी कभार, सब में लगेगा इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट जुड़ना शुरू होगा कंपनी का पॉलिसी के अनुसार। वो पॉलिसी आपको इंटरेस्ट का रेट पहले ही पता रहेगा, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट का रेट आपको बाद में पता चलेगा। इंटरेस्ट का रेट पहले ही पता चलेगा, पहले आप लोगों को एग्रीमेंट होता है ना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट वगैरह पहले ही पता होगा आप लोग को। क्लीन बिल पता चला क्या? कोई प्रूफ नहीं होता, इंटरेस्ट रेट हाई होता। ठीक है, डिमांड बिल, दिस बिल इज पेबल व्हेन इट डिमांडेड। ठीक है, ऐसा बिल जो आप दिखाओगे मेरे को पैसा चाहिए तो हो गया डिमांडेड बिल। ठीक है, द बिल डज नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, इसमें कोई डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं रहता है। देयरफॉर द बिल हैज टू बी क्लियर्ड व्हेनेवर प्रेजेंटेड, मतलब अगर मैंने बिल आपको दिखाया तो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसमें कोई डेट फिक्स नहीं रहता है। अभी तक क्या पढ़े अपन लोग? डॉक्यूमेंट्री, क्लीन, डिमांड। ठीक है, तीनों ठीक है ना? दिक्कत है? यूसेंस बिल, it is time bound bill which means the payment has to be made within the given time period। 15 दिन मतलब 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट वन, इनलैंड बिल, एन इनलैंड बिल इज पेबल ओनली इन वन कंट्री एंड नॉट इन एनी अदर फॉरेन कंट्री। दिस बिल इज ऑपोजिट टू द फॉरेन बिल। इनलैंड बिल का मतलब अगर मैंने बोला है कि इंडिया में पेमेंट होना चाहिए तो इंडिया में ही पेमेंट होना चाहिए, दूसरा जगह में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन बिल, अगर इनलैंड बिल सिर्फ एक ही कंट्री में पेमेंट होगा तो फॉरेन बिल क्या होगा? कहीं पे भी ले लो। अ बिल डेट कैन बी पेड आउटसाइड इंडिया इज टर्म एज फॉरेन बिल। टू एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बिल, एक्सपोर्ट बिल एंड इंपोर्ट बिल। ठीक है, ट्रेड बिल, ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस करना ना, नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो काम, आदान प्रदान, सेल परचेस, ट्रेड हो गया ना। Where the bill of exchange is drawn and accepted to settle a trade transaction, it is called trade bill। This bill of exchange is drawn by the seller of the goods and is accepted by the buyer। जो हम लोग इधर एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ना, इसी से रिलेटेड था, ट्रेड बिल से रिलेटेड। सेलर बायर का ही बात कर रहा था ना, ड्रोवर ड्रोवी, सेलर और बायर का ही बात कर रहा था ना, या दूसरा किसी का बात कर रहा था? बोलो बोलो बोलो। सेलर और बायर का ही बात कर रहा था ना, ये किसी और का बात कर रहा था? लास्ट वन, एकोमोडेशन बिल। ठीक है, अ बिल दैट इज स्पॉन्सर्ड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन इज नाउन एज एन एकोमोडेशन बिल। हाँ हाँ, कंडीशन नहीं होगा तो यहाँ पे भी तो विदाउट एनी कंडीशन है। अरे बाबू, किस में कंडीशन होगा? हम्म, पूछो 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 मुझे, क्या समझा? हाँ, बट सब
सब बिल ही है, कंडीशन किसी में भी नहीं है। देखो तो अब वो इंडिया में पेमेंट करना बाहर पेमेंट करना वो कंडीशन नहीं हुआ ना, वो तो बिल है कि हाँ इंडिया में पेमेंट कर देना है तो बिल है। कंडीशन क्या होता है कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपको पेमेंट करूँगा, वो हो गया कंडीशन। मैंने बोला कि आप इनको बाहर ले जाके रखोगे आधा घंटा तब मैं जाके आपको पैसा दूंगा 15 डेज बाद, तो कंडीशन है ना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इंडिया में ही पेमेंट करूँगा, तो कंडीशन तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, वो इनलैंड बिल हो गया। A bill that is sponsored, drawn, accepted without any condition is known as accommodation bill. तो यहाँ पे भी कहाँ पे कंडीशन है? हाँ, तो किसी बिल में भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। अरे भाई स्पॉन्सर्ड वर्ड यूज़ किया है कहीं पे? स्पॉन्सर्ड देखो तो स्पॉन्सर्ड यूज़ किया है? हाँ, कहीं पे यूज़ किया है ऊपर में? नहीं किया ना, एक ही जगह यूज़ किया है। जैसे डिफरेंस है देखो ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल में। कितना नंबर पॉइंट? नहीं है कहीं पे भी वैसा, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस देख लो, ट्रेड बिल क्या है? ट्रेड बिल ड्रॉन फैसिलिटेट द ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन एकोमोडेशन बिल, दिस बिल आर ड्रॉन टू हेल्प समवन इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। अलग नहीं हुआ कि एकोमोडेशन बिल और वो मदद कर रहा है, स्पॉन्सर्ड हेल्प कर रहा है। नहीं समझे? समझा? अब समझा या नहीं समझा? कंडीशन किसी में भी नहीं है। फिर आगे बढ़े। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज का आखिरी टॉपिक मैच्योरिटी कैलकुलेट करने आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट कब करना है, या तो डेज में रहेगा ये, ठीक है, या तो मंथ में, ठीक है। पहला बोल रहा मैच्योरिटी इन किस में? डिमांड बिल। डिमांड बिल क्या था? हाँ, जैसे ही दिखाएगा पेमेंट करना था ना। डिमांड का दूसरा नाम है एट साइट, साइट मतलब दिखाते ही, दूसरा ऑन प्रेजेंटेशन मतलब वो भी तो दिखाना ही हो गया ना। इसका कोई मैच्योरिटी होगा क्या? दिखाने के बाद मुझे 3 दिन का टाइम दो, दिखाया तो पेमेंट करो। इसका क्या बोला? द बिल एट साइट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट एज सुन एज इट प्रेजेंटेड, ठीक है। इन केस इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, नो टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड। नेक्स्ट, सच बिल आर नॉट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस मतलब एक्स्ट्रा डेज नहीं देगा, ठीक है। और बिल का नाम ही सुनो ना, डिमांड में ही आपको पेमेंट करना है, या फिर देखते ही पेमेंट करना है, या फिर आपको कोई दिखाया प्रेजेंट किया तो ही पेमेंट कर देना है। तो तब तो फिर दूसरा बात ही क्या है? इसका मैच्योरिटी डेट करना है क्या? कैलकुलेट करना है क्या? कर लेना मन है तो। मैं बोला कि दिखाते ही आपको पेमेंट करना चाहिए, कैसे बोलोगे कि नहीं सर 2 दिन का तो टाइम दो? बिल क्या है? डिमांड वाला बिल है, तो इसका मतलब ही क्या रहा डिमांड बिल का, या एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल, ठीक है। बाकी जितना भी बिल है ना डिमांड को अलावा वो सबका ही बात करेगा। इन द केस ऑफ बिल आफ्टर डेट द टाइम फॉर पेमेंट इज मैंशनड। हमेशा टाइम फॉर पेमेंट 15 दिन 2 महीना हमेशा बोला जाएगा। और कितना डेज देगा? प्लस 3 डेज ग्रीस। कौन बोल रहा है ग्रीस? ठीक है, कितना दिन? 3 दिन। मैच्योरिटी डेट इन केस ऑफ आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट देखो, एट साइट और आफ्टर साइट में अंतर है। हाँ, एट साइट मतलब देखते ही, आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद। आफ्टर डेट मतलब एक डेट के बाद, आफ्टर डेट मतलब एक डेट के बाद। आफ्टर साइट मतलब देखने के इतना दिन बाद। अब बुझा?
बत्ती बुझा तो ज्योति को लेके आना। आई डोंट नो। एफ्टर साइट बोला, क्या बात कर रहे, देखो इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइट क्या होता है, पेबल एट अ फिक्स पीरियड आफ्टर साइट, देखने के बाद एक फिक्स पीरियड मिलेगा, ठीक है। द पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल, जिस दिन आप देखोगे उसके बाद से वो शुरू हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट करोगे बिल को ना देखने के बाद, उसके बाद से वो डेट शुरू हो जाएगा। 3 days ऑफ ग्रेस इज अलाउड ऑन सच बिल, बस 3 days का ग्रेस किसको किसको नहीं दे रहा है, एक ही को नहीं दिया ना, ऑन डिमांड वाला को, ऑन डिमांड एट साइट, देखते ही एट प्रेजेंटेशन, ये ना, इन सबको दे रहा था क्या ग्रेस, इनका नाम में ही ग्रेस नहीं था। और कुछ, अभी तक हम लोग ये समझा कि किसको ग्रेस मिलता है, ठीक है, और बिल का डेट कैसे कैलकुलेट होता है नॉर्मली। ऑन डिमांड में कोई डेट ही नहीं है, दिखाया शुरू हो गया। आफ्टर डेट मतलब एक टाइम के बाद देना होता है, ठीक है। आफ्टर साइट का मतलब देखने के बाद एक टाइम पीरियड मिलता है, मतलब बिल एक्सेप्ट करने के बाद एक टाइम पीरियड मिलता है, इतना ही सीखा ना। अब ग्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, डेज का, दो ही बिल को मिल रहा था ना ग्रेस, मतलब एक आफ्टर साइट और एक आफ्टर डेट, इसमें जो भी बिल आता है उसको ग्रेस मिल रहा है, कितना दिन का, 3 दिन का। अब ये ग्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, देखो अगर मंथ में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मंथ में दिया है, जून जुलाई अगस्त, अगर मंथ में दिया हुआ है ना, मान लो कि 2 जुलाई में बिल बना है और बोला है कि 3 मंथ्स बाद देगा, कितना मंथ बाद, 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट कब होगा, जुलाई है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर प्लस 3 days, क्या हो जाएगा, 5 अक्टूबर हो जाएगा। हाँ, अगर मैं डेज बोलता, डेज कि 2 जुलाई को बना है और मैं पेमेंट करूंगा 45 days, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, हाँ हाँ, उस तरीके से फिर डायरेक्ट मंथ जंप मत करना, उंगली से कैलकुलेट करना, समझ में आया, डेज कैलकुलेट करने नहीं आता है, नहीं, हाँ हाँ बोलो, हाँ डेज कैलकुलेट करने आता है, जब भी कभी भी आपको बोलता है ना कि 15 दिन बाद, तो शुरुआत वाला जो आज वाला दिन, मतलब जो डेट दिया उस डेट को छोड़ना होता है, उसके बाद से शुरू करना होता है, मालूम है। 3 4 5 6 7 45 days, कितना 16 हो रहा है ना, 16 प्लस 3 मतलब 19 अगस्त, क्लियर या डाउट, क्या हुआ, हाँ हाँ कैलकुलेट करना होगा, हाँ 4 साल का बिल बना, 4 साल का बिल बनेगा, पागल है क्या, सुनो ना, क्या होता है ना नॉर्मली, डेज जब बोलेगा ना, डेज जब बोलेगा तो आपको क्या करना है, हर मंथ 30 31 आपको पता है, तो 30 31 काटते जाना, अगर 3 4 महीना का हुआ तो, बस सिंपल है। यहाँ पे तो मैं उंगली से गिना, ऐसा बात नहीं है ना, जैसे कि जुलाई मंथ 31 है ना, तो एक और दो तो निकल गया, बचा कितना, 29, 29 काटा, अब बचा कितना, 16, 16 हो रहा है ना, तो 16 जुलाई डायरेक्ट हो गया, 16 अगस्त डायरेक्ट हो गया था, उसे करना है, आपको जो ईजी लगता है, ठीक है।
डेज कैलकुलेट करने आ गया, ग्रेस कैलकुलेट करने आ गया। मंथ का अगर वो बिल दिसंबर 31 को बना है, ठीक है, और बोला है 2 मंथ्स, सॉरी 2 मंथ्स नहीं, मतलब उसका डेट पकड़ लो 28 को आ रहा है, 28 फरवरी, बीच में 28 फरवरी आ रहा है, और उसका बिल मान लो 3 मंथ से, 3 मंथ कब होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 28 होगा ना, इसको पूरा 1 मंथ काउंट करना, ठीक है, नहीं समझा। फरवरी में कितना कितना डेज होता है, या तो 28 या तो 29, नॉर्मल में क्या होता है 30 31, बाकी लोग आप एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो, लेकिन इसको क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं इसको मंथ अगर बोल दिया तो पूरा मंथ काउंट करना, लेकिन डेज बोला तो 28, डेज बोला तो 28, अगर मंथ बोल दिया तो पूरा का पूरा फरवरी खा जाना, ठीक है, कोई दिक्कत और कोई डाउट बोलो ना, आगे बढ़ सकते हैं। आपने डेज कैलकुलेट करना सीख गया, बस आप लोग को 2 चीज़ सीखना है अब इसमें, किसका किसका डेज मिलेगा ये पता चला, ग्रेस पहला चीज़, दूसरा चीज़ क्या मिला आप लोग को कि डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है या मंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप लोग को सीखना है कि बंदी हो जाता है ना बीच में, एक होता है पब्लिक हॉलीडे, एक होता है सडन इमरजेंसी। क्या हो जाता है, सडन इमरजेंसी, सडनली बंद हो गया कोई सिचुएशन के कारण, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मान लो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो बिल बनने वाला है वो 2 अक्टूबर होने वाला है, क्या बनेगा 2 अक्टूबर, सबको पता है 2 अक्टूबर को बंद होगा, बिल का डेट 2 अक्टूबर को आ रहा था, +3 डेज करने के बाद भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ +3 डेज करने के बाद वाला बात, जो मैच्योरिटी डेट हो रहा है वो 2 अक्टूबर को, आपको ये ऑलरेडी पता है कि 2 अक्टूबर हमेशा बंद ही होगा, तो बिल का डेट क्या होगा, बिल का जो पेमेंट का डेट था वो लास्ट वाला दिन आ रहा था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है, आपको तो पता है बंद होगा, आपको क्या पूरा नेशन को पता है बंद रहेगा उस दिन, अब उस दिन ड्राई डे रहता है मालूम नहीं है जुगांत को पूछो कितना दिक्कत होता है, हाँ 15 अगस्त तकलीफ है ना बहुत, हाँ पहले से स्टॉक रहता है क्या, तो अगर पब्लिक हॉलीडे है तो क्या करना, 1 डेज, ग्रेस कितना हो जाएगा 2 डेज का हो जाएगा, मतलब एक दिन आगे कर देना पहले, लेकिन सडन इमरजेंसी हुआ तो +1 डेज कर देना, ठीक है। अगर पता है कि पब्लिक हॉलीडे है, संडे है, बैंक में पेमेंट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे सैटरडे कर दोगे, लेकिन मंडे को हो रहा था और मंडे को बंद हो गया तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे, 2 अक्टूबर मतलब कि 1 अक्टूबर, 15 अगस्त 14 अगस्त, ठीक है, और क्या है नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी, तो क्या हो जाएगा 25 जनवरी, बस इस तरीके का, जैसे कल मंडे बंद हो गया ना अपना अचानक से, तो मंडे का अगर मेच्योरिटी होता तो कब होता वो, आज वाला दिन में, ठीक है, बस चलो आज इतना ही करो, फिर मिलते हैं, हाँ अच्छे से कर लेना है इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है, कुछ मिला क्या अभी तक हार्ड, डेज कैलकुलेट करने बोल रहा है, अरे अपने को आता है, दूसरा चीज टाइप्स ऑफ बिल और ड्रॉअर ड्रॉई के बारे में पूछा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा है क्या, अब क्या करेगा जनरल मारेगा, बस बाय बाय।